नमस्ते दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी नेट JRF हिंदी में। आज से हम अपनी निबंध श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम UGC नेट में लगी अपने सारे निबंध पढ़ेंगे। और आज सबसे पहला निबंध दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 1877 में प्रकाशित हुआ था। आइए शुरू करते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण। जयति राजेश्वरी, जय युवराज कुमार, जय नृप प्रतिनिधि कवि लिटन, जय दिल्ली दरबार। स्नेह भरन तम हरन दो प्रजन करन उजियार, भयो दहेली दीप सो यह दिल्ली दरबार। तो ये जो 4 लाइनें मैंने पढ़ी हैं, ये स्टार्टिंग की 4 लाइन की पंक्ति है, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। कभी कभी क्रम में पूछ लिया जाता है, कभी ये कविता का पंक्ति देकर पूछ लिया जाएगा इससे किस निबंध का शुरुआत होता है। तो आपको ये लाइन नोट करनी है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जयति राज राजेश्वरी, जय युवराज कुमार, जय नृप प्रतिनिधि कवि लेटन, जय दिल्ली दरबार। स्नेह भरन तम हरन दो प्रजन करन उजियार, भयो देली दीप सो यह देली दरबार। आगे हम पढ़ते हैं निबंध। सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला। ये भी नोट करिएगा, सभी राजाओं और शासनाधिकारी को क्या मिला? एक एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा। झंडे अत्यंत सुंदर थे, पीतल के चमकीले मोटे मोटे। किसके थे झंडे? पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राज राजेश्वरी का एक मुकुट बना था और एक पट्टी लगी थी, जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था। और फरहरे पर जो डंडे से लटकता था, स्पष्ट रीति पर उसके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तगमा देने के समय श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से ये वाक्य कहे। क्या कहे? मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ। किसने कहा था? राजा ने कहा था। हर एक जिसको भी झंडा दे रहे थे शासन अधिकारी को, वह कह रहे थे, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है, जब कभी यह झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैर खा राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रारब्धी और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की आज्ञानुसार आपको यह तगमा भी पहनाता हूँ। इसलिए ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके बाद यह आपको कुल में बहुत दिन तक रहकर इस शुभ दिन की याद दिलावे जो इस पर छपा है। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तगमे ही मिले। किलात किलात के खां को भी झंडा नहीं मिला। झंडा किसे नहीं मिला था? किलात के खां को झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4,000 की लागत का हौदा, जड़ाऊ, गहने, घड़ी, कार, चोबी, कपड़े, कमखाब के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीज़ें मिले। पहले तो ये नोट करिएगा कि उन्हें एक हाथी जिस पर 4,000 की लागत का हौदा था। उसके बाद कौन कौन से सामान मिले वह भी क्रम से पूछते हैं, जिसमें किलात के खान को मिले हैं ये सारी चीज़ें। क्या मिले हैं? जड़ाऊ, गहने, घड़ी, कार, चोबी, कपड़े, कमखाब के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीज़ें उन्हें तोहफे में मिली हैं। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे, किलात के खां के साथ जो सरदार आए थे, उन्हें भी किस्तियों में लगाकर 10,000 रुपये की चीज़ें दी गई। यानी किलात के खां को 25,000 और उनके सरदारों को 10,000 के रुपये चीज़ दी गई। प्राय लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और स्वतंत्र और वस्त्र कैसा था। निसंदेह जो कपड़ा खां पहने थे, वह उनके हाँ, तो निसंदेह जो कपड़ा खां ने पहने थे
वह उनके साथियों से बहुत अच्छा था, तो भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर न थी जो बाजार में मेवा लिए घुमा करते हैं। हाँ, कुछ फ़र्क था, तो इतना था कि लंबी घनी दाढ़ी के कारण खां साहिब का चेहरा बड़ा भयानक लगता था। इन्हें झंडा न मिलने का कारण यह समझना चाहिए कि वह बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें भी वायसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को। खां साहिब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो? पहले तो ये नोट करिए, एक प्रतिष्ठित बंगाली किलाद के खां के बंगले पर गया था, नहीं, किलाद के खां से मिलने गया। तो किलाद खां ने पूछा, क्यों आए हो? बाबू साहिब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके और हम आपको, अब जाइए। बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे वायसराय से मिलने आए थे संक्षेप के साथ लिखने के योग्य है। कोई तो दूर ही से हाथ जोड़ आए और दो एक ऐसे थे कि जब एडिकोंग के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम न किया तो एडिकोंग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। किसने? एडिकोंग ने। कोई बैठकर उठना जानते ही न थे, यहाँ तक कि एडिकोंग को उठो कहना पड़ता था। कोई झंडा, तगमा, सलामी और खिताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके, और कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा दिखाई पड़े, जिनसे वायसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है। क्या गिना जाता है? तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के समान पाते हैं। इसके जवाब में वह बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थ से बढ़कर है, जहाँ आप हमारे सुखदा मौजूद हैं। नवाब लुहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी न आई हो। नवाब साहिब बोलते तो बड़े धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते, पर नवाब साहिब को अपनी अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने ही को नहीं, वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विधाओं की पंडित बखान गए थे। अपने दोनों लड़कों को उन्होंने क्या क्या सिखाया था? अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित और ईश्वर के न जाने कितनी विद्याएं पंडित बखान गए। नवाब साहिब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गंवाई, वरन लड़कपन से ही विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित तथा कवि हुए। इसके सिवाय नवाब साहिब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे, जिसमें वायसराय ने उत्तर दिया कि हम अपनी अंग्रेजी विद्या पर उतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजों के समान आपका चित्त होने के लिए। फिर नवाब साहिब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया है। किसका ग्रंथ बनाया है? अरबी और फारसी का। किसने? नवाब साहब ने। तो नवाब साहब का पूरा नाम क्या था? नवाब लुहारू, जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊं। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आपसा एक भाई कवि यानी ब्रदर पोएट देखकर बहुत प्रसन्न हुआ था। आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय निकालूंगा। 29 तारीख को सबसे अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई। नोट करिएगा कब आई? 29 तारीख को, 29। और कौन आया था? महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात करने आई। ये ताश का सब वस्त्र पहने थी। क्या पहनकर आई थी महारानी तंजौर? ताश का सब वस्त्र, और मुंह पर ताश का नकाब पड़ा हुआ था, और मुंह पर भी ताश का नकाब था। इसके सिवाय उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ में उनके पति राजा सखाराम साहिब, महारानी तंजौर के पति महाराजा सखाराम साहिब और उनके दो लड़के के सिवाय उनके अनुवादक
मिसेज फर्थ भी थी। याद रखना है आपको पात्रों के नाम। एक पहला तो 29 तारीख को महारानी तंजौर आई थी, जिन्होंने ताश के कपड़े में मुंह ढके हुए थे और ताश के ही कपड़े पहने थे। दूसरा उनके पति थे राजा सखाराम साहिब, जिनके 2 लड़के थे, और उनकी एक अनुवादक भी आई थी साथ में, जिसका नाम था मिसेज फर्थ। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुई? महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर नहीं थी, इसलिए ज़्यादा बातचीत मिसेज फर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न होकर मनभावनी अनुवादक कहा। मिसेस फर्थ को श्रीयुत ने क्या कहा था? मनभावनी अनुवादक। वायसराव की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यश निकल गया, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती हैं, पर अनुवादक मैम साहिब ने कहा कि वे अंग्रेजी में 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती। इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराव लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे, जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराव ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए, और तगमा पहनाने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात किए। 1 जनवरी, देखो पहले 29 तारीख थी जिसमें महारानी तंजौर आई थी, अब आता है 1 जनवरी। यह भी क्रम से पूछा जाता है कि भारतवर्षोन्नति में तारीखों की श्रृंखला किस प्रकार से चलती है, उसे क्रम से लगाया। तो पहले 29 तारीख, फिर 1 जनवरी। हाँ, तो 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराव का षटकोण चबूतरा था, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रूपहला तथा शीशे का काम बना था। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे। उनके बगल में एक कुर्सी पर लेडी साहिब बैठी थी, और ठीक पीछे खास लोग हाथों में चौबर लिए और श्रीयुत के ऊपर कारचोबी छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज यानी दामन वरदान, जिनमें एक श्रीयुत महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार पहला राजकुमार कहाँ का था? उनका बेटा महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार, और दूसरा कर्नल वर्ग का पुत्र था। पहला राजकुमार जम्बू का, दूसरा कर्नल वर्ग का पुत्र था, खड़े थे, और उनके दाएं बाएं तथा पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े थे। वायसराय के इस चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचे एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुसाहिब मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमी उत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी। किसकी थी? नीले रंग के साटन की थी चबूतरा, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगता था। लहरिये के बीच बीच में सुनहरे काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन से मड़ी थी, और हर एक के सामने वे झंडे गड़े थे जो उन्हें वायसराव ने दिए थे, और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी जिन पर नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक एक पॉलिटिकल अफसर भी था। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहीं बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे, जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। सब मिलाकर 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी। टोटल कितने शासनाधिकारी थे?
63 शासनाधिकारी राजाओं को, जिनके नाम नीचे लिखे गए हैं। ये नाम लाइन से नोट करिएगा क्योंकि इनके भी क्रम पूछे जा सकते हैं। महाराज अजयगढ़ बड़ौदा, महाराज अजयगढ़ बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उच्च, महाराणा उदयपुर, महाराव राजा अलवर, बूंदी, महाराणा राणा झालावाड़, राणा धौलपुर, राजा बिलासपुर, बमरा, बिरौंदा, चबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जिंद, खरौंद, कुछ बिहार, मंडी, इनामा, नाहन, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, रावजिंगनी, टोरी, नवाबटोंक, पटौदी, मलेरकोटला, लुहारू, जूनागढ़, जौरा, दुलाना, बहावलपुर, जागीरदार, आलीपुरा, बेगम भोपाल, निजाम हैदराबाद, सरदार कालसिया, ठाकुर साहिब भावनगर, मुरवी, पिपलोदा, जागीरदार पालदेव, मीर खैरपुर, महंत कोंदका, नंदगांव और जाम नवागर। तो पहले तो सबसे पहला और आखिरी का नोट की करके रखिए। पहला महाराजा अजयगढ़ है और सबसे आखिरी जाम नवानगर। ठीक है। वायसराय के सिंहासन के पीछे परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पास धनुष खंड के आकार की 2 श्रेणियां चबूतरों की और बनी थी, जो 10 भागों में बांट दी गई थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ीनुमा बेंचें लगी थी, जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है और दूसरे सरदारों, रईसों, समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के नेवते में आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी। ये 3000 के लगभग होंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, महाराजाओं को छोड़कर, महाराजाओं और शासनाधिकारियों को छोड़कर जो संपादक, यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारी, गवर्नमेंट के जितने भी न्योते गए थे, उन सबको मिलाकर टोटल 3000 लोग प्लस राजाधिकारी, शासनाधिकारी या 63 लोग, इतने लोग मौजूद थे। किलात खां गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि समाज और अन्य देश संबंधी कौंसल लोगों की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज्यादा सरकारी फौज हथियारी बांधे लैस खड़ी थी। समझ रहे हैं आप? दक्षिण तरफ, दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे, मतलब सरकारी फौजों की संख्या जो थी वो 15,000 थी, जो हथियार बांधे लैस खड़ी थी। और उत्तर तरफ राजा लोगों की सजी पलटने भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारणा किए पराब बांधे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने से काम रखती थी। इसके सिवाय राजा लोग के हाथियों के परे, जिन पर सुनहली अमारियां कसी थी और कारचौभी झूले पड़ी थी, तोपों की कतार, सवारों की नंगी तलवारों और भालों की चमक, फरहरों का उड़ान और 2 लाख के लगभग तमाशा देखने वालों की भीड़ जो मैदान में डटी थी, ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख जो जहाँ था वहीं हक्का बक्का ही खड़ा रह जाता था। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों को गार्ड ऑव ऑनर और बाजे वाले थे। शासनाधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑव ऑनर खड़े थे। तो आने जाने के रास्ते पे दोनों तरफ गार्ड ऑफ ऑनर खड़े थे। 11:15 बजे, समय ध्यान रखिएगा, 11:15 बजे तक सब दरबार लोग अपनी अपनी जगह पर आ गए थे। कितने बजे तक अपने अपनी जगह पर आ गए थे सब दरबारी लोग? 11:15 बजे तक। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची। मतलब 12 बजने के 15 मिनट सब आ गए थे जगह पे, 12 बजे तक श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची और धनुषकंड आकार के चबूतरों की श्रेणियों के पास एक छोटे से खंबे के दरवाजे पर ठहरी सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शस्त्रों ने सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी गई। खंबे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहाँ से श्रीयुत राजसी छत्र के तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े। श्री लेडी लीटन, अब आ रहा है अगले पात्र का नाम, श्री लेडी लीटन श्रीयुत के साथ थी।
और दोनों दामनबरदार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पीछे दो तरफ से दमन उठाए हुए थे। श्रीयुत ने चलते ही बंदीजन यानी हिरण लोगों ने अपनी तुरहिया एक साथ बहुत मधुर रीति पर बजाई और फौजी बाजे से ग्रांड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे का बाजा बजने लगा और गार्ड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। ज्यों ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी चीफ हेरल्ड को आज्ञा की कि श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजाज्ञा पत्र पढ़ो। यह आज्ञा होते ही बंदीजनों ने, जो दो पाती में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे, तुरही बजाई और उसके बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर से राजाज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका अर्थ यह है। महारानी विक्टोरिया ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उसमें एक एक्ट पास हुआ है, जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड एक में मिल जाने के लिए जो देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती के ऐसे राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाशित करेंगे जिस पर राज की मुहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और इस राजाज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1801 को राजश्री मुहर होने के बाद प्रकाशित किया गया, हमने यह पदवी ली। विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म रक्षिणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राजा का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सरपुत था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार कि हम कोई विशेष पदवी लें और इन सब वर्णनों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त हमने अपने मुहर किए हुए राजाज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और इसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा लें। इसलिए अब हम अपने प्रिवी काउंसिल की सम्मति से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को जहाँ सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, सिवाय अनद, कमीशन, अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम के उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ मिला दिया जाए। अर्थात लैटिन भाषा में इंडियन एम्परेट्रिक्स हिंदुस्तानी की राजराजेश्वरी को लैटिन में क्या कहते हैं, इंडी एम्परेट्रिक्स, और अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया। हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है यह नई पदवी न लिखी जाए। हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के जो आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे, हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध न समझे जाएंगे। और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजाज्ञा पत्र में उन्हें
जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया है और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां या उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राजाज्ञा पत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाएंगे, इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे। जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता न प्रकट की जाएगी, हमारी विडेंसर की कचहरी से 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज्य के 39वें वर्ष से प्रसिद्ध किया गया। ईश्वर महारानी को चिरंजीव रखे। जब चीफ हेरल्ड राजाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका तो हेरल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोप खाने से, जो दरबार के मैदान में मौजूद था, 101 तोपों की सलामी हुई। कितने की? 101 तोपों की सलामी हुई। 34-35 सलामी होने के बाद बंदूकों की बाड़ें दगी और 101 सलामियां तोपों से हो चुकी थी। तब फिर बाड़ छूटी और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग और गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए, पर श्रीयुत ने बड़े आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। यह काम श्रीयुत का, जिससे हम लोगों की छाती धुनी हो गई। पायोनियर सरीखे अंग्रेजी के संपादकों को बहुत बुरा लगा, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हिठाई और लज्जा की बात थी। किसे बुरा लगा था? संपादकों को बुरा लगा था। किसके? पायोनियर सरीखे अंग्रेजी के संपादकों को बहुत बुरा लगा था और लज्जा की बात थी। खैर, यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें हैं। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जुमा हम नीचे लिखते हैं। तर्जुमा यानी कि अनुवाद। आइए पढ़ते हैं। सन 1858 ईस्वी के, देखिए पहले 1801 और यह जो पढ़ रहे हैं ये 1858 की बात है। मतलब जो तर्जुमा नीचे दिया गया है वह 1858 का है। सन 1858 ईस्वी के नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको इस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। वह प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हमें अपने मुंह से फिर उनका निश्चय करना व्यर्थ है। 18 वर्ष की लगातार उन्नति ही, मतलब ये पत्र 1858 है। उसके बाद की 18 वर्ष की लगातार उन्नति ही उनको सत्य कराती है, और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज्य के रईस और प्रजा को अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे और जिनकी उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रहे, उनके वास्ते सरकार के पिछले समय की उदारता और न्याय आगे के लिए पक्की जमानत हो गई है। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे आवश्यक है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं, जिसका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है, जितने देश हैं उनका विस्तार किससे कम नहीं है? भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है, और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उनमें से इस बड़े और प्राचीन राज्य के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। सब जगह और सदा इंग्लिस्तानी के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते आए हैं, परंतु उनसे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए, जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तानी
हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगा और बराबर अधिकार में बना रहा। इस कठिन काम में जिससे श्रीमती की अंग्रेजी और देसी प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांति परिश्रम किया है। श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभ चिंतन के साथ सहायता दी है, जिनकी सेना ने लड़ाई की मेहनत और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया है, जिनकी बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहे और फौलते गए हैं, जिनका जिनका यहाँ आज वर्तमान होना, जो कि श्रीमती के राज राजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उसके राज में एका बने रहने में अपना भला समझते हैं। श्रीमती महारानी इस राज को, जिसे उनके पुरखों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया, एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती हैं, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है, और उस पर अधिकारी रखने से अपने ऊपर यह करते हुए जानती हैं कि अपने बड़े अधिकारों को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों के हकों पर पूरा ध्यान रखकर काम में लावें। इसलिए श्रीमती का यह राजश्री अभिप्राय है कि अपनी पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ावे जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रजा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती के और उनके लाभ एक हैं और महारानी की ओर राजभक्ति और शुभ चिंतन उन्हें उचित है। वे राजसी घरानों की श्रेणियां जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न थी, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज्य प्रबंध से उनके राज्य के देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेरा मचा रहा। निर्बल लोग बलि के शिकार थे और बलवान अपने मद के इस प्रकार आपस की काटमार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया, और उसके नाश होने का कारण यह था कि उससे पश्चिम के देशों की उन्नति न हो सकी। घराना जो मिट्टी में मिल गया था, तैमूर लंग का भारी घराना, वह किस लिए मिट्टी में पड़ गया था? क्योंकि पश्चिम के देशों की उन्नति नहीं हो सकी थी। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जात और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख में काट सकती है। सरकार के समभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतियों को बरत सकता है। राज राजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है, वरन रक्षा करने और अच्छी राह बतलाने का, सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। हे अंग्रेजी राज्य के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, यह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे फल प्राप्त हैं, और सबके पहले आप ही लोगों पर मैं इस समय श्रीमती की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने इस राज्य की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके पहले कामों पर नियत थे, किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया है, और आप लोग बराबर ऐसे साहस, परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन को अर्पण करके काम करते रहें, जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहासों में न मिलेगा। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह बात प्राय कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पदों को जल्द बढ़ाती जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएंगी। इस पॉइंट को नोट कर लें कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान, स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएंगी। यह बात सदा से होती आई हैं और होती रहेंगी कि इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी और लाभदायक काम प्राय बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने ही किए हैं।
वरन जिले के उन अफसरों ने जिनकी धैर्यपूर्ण चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार अधीन है। श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में मैं जितनी गुणग्राहकता और प्रशंसा प्रकट करूँ थोड़ी है, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसा सूक्ष्म और कठिन कामों को अत्यंत उत्तम रीति पर करते रहे हैं और करते हैं, जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती। हे राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, जो कामसीनी में इतने भारी जिम्मे के कामों पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों पर तन मन से चलते हों, और जो निज पौरुष से उन जातियों के बीच राज प्रबंध में के कठिन काम को करते हों जिनकी भाषा, धर्म और रीतें आप लोगों से भिन्न है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने कठिन कामों को दृढ़ परंतु कोमल रीति पर करने के समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपने जाति की बड़ी कीर्ति को थामे हुए हैं और अपने धर्म के दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश की सब जाति और धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबंध के अनमोल लाभों को फैलाते हैं, उस पश्चिम की सभ्यता के नियमों की बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिए, जिससे इस भारी राज का धन बराबर बढ़ता गया। हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों का एहसान नहीं है, वरन यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती की इस यूरोपियन प्रजा जो हिंदुस्तान में रहती है पर सरकारी नौकरी नहीं है, इस बात पर विश्वास कराऊं कि श्रीमती उन लोगों की केवल उस राजभक्ति की गुणग्राहकता नहीं करती जो वे लोग उनके और उनके सिंहासन के साथ रखते हैं, किंतु उन लाभों को भी जानती और मानती हैं जो उन लोगों के परिश्रम में हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं। तो मैं अपनी पूज्य स्वामिनी के विचारों को अच्छी तरह न वर्णन करने का दोषी ठहरूंगा, इस अभिप्राय से कि अपने राज के इस उत्तम भाग को प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिए गुणग्राहकता दिखाने का विशेष अवसर मिले। श्रीमती ने कृपापूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वालों और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों की संख्या ही में थोड़ी सी बढ़ती नहीं की, किंतु इसी हेतु एक बिल्कुल नया पद और नियत किया है जो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहलाएगा। एक नया पद घोषित किया गया था जिसका नाम क्या था, ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहलाएगा। हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देशी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने जो भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़ कर सब अवसरों पर किए और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे, उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती हैं। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे, अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों ही को सुपुर्द करती हैं। हे वॉलंटियर सिपाहियों, आप लोगों के राजभक्तिपूर्ण और सफल यत्न जो इस विषय में हुए हैं कि यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें, इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने के योग्य हैं। हे इस देश के सरदार और रईस लोग जिनकी राजभक्ति इस राजा के बल को पुष्ट करने वाली है, और जिनकी उन्नति इसके प्रताप के कारण श्रीमती महारानी आपको यह विश्वास करके धन्यवाद देती हैं कि यदि इस राज्य के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं श्रीमती की ओर से और उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता और इस बड़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ठे होने को इंग्लिस्तान और राज सिंहासन की ओर आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ जो श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीति पर प्रकट की थी। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती हैं और अंग्रेजी राज के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा लोगों का जो शुभ संयोग से संबंध है, उसके विश्वास को दृढ़ करने और उसके मेल जोल
को अचल करने ही के अभिप्राय से श्रीमती ने अनुग्रह करके वह राजर्षि पदवी ली है, जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। हे हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी के देसी प्रजा लोग, इस राज्य की वर्तमान दशा और उसके नित्य के लाभ के लिए आवश्यक है कि उनके प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द किया जाए, जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों को भली-भांति सीखा है, जिनका बर्ताव राजराजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिए आवश्यक है। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन-दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राजकाज संबंधी महत्व का हेतु तथा नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान, जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों के में सबसे चढ़ बढ़कर है, बहुत दिनों तक पूर्व के देशों में यहाँ वालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भांति काम पाने के योग्य हैं और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने सम्मान और राजनीति के सब अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने के कारण माना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानियों की करगुजारी के ढंग में मुख्यतः बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट करती हैं। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है, उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। इसलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम है, उन्हें अपने को और अपने संतान को केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना आवश्यक है, जिससे कि वे श्रीमती महारानी व राजराजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझे और काम में ला सके। इस रीति से उन पदों के योग्य हों जिनके द्वार उनके लिए खुले हैं। राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है। उनका सहज रीति पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तब श्रीमती की गवर्नमेंट राज्य के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आनंद से अंगीकार करेगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज है, वहाँ गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्ट और एकजी प्रजा की सहायता पर, जो अपने राजा के वर्तमान रहने ही में अपना नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर जी से सहायता करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। श्रीमती महारानी निर्बल राज्यों को जीतने या आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिंदुस्तान के राज्य की उन्नति नहीं समझती, वरन इस बात में कि इस कोमल और अन्याय युक्त राज्य शासन को निरुपद्रव बनाकर चलाने में जो हो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज से नहीं है, वरन श्रीमती शुद्धचित्त से यह भी इच्छा रखती हैं कि जो राजा लोग इस बड़े राज की सीमा पर हैं और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आ रहे हैं, उनसे निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़ रखे। परंतु यदि इस राज के अमन चौन में किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की आशंका होगी, तो श्रीमती हिंदुस्तानी की राजराजेश्वरी अपने पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती हैं। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महाराज्य पर चढ़ाई करे, तो मानो उसने पूर्व के सब राजाओं से शत्रुता की और उस दशा में श्रीमती को अपने राज के अपार बल, अपने स्नेही और कर देने वाले राजाओं की वीरता, राजभक्ति, अपनी प्रजा के स्नेह और शुभ चिंतन के कारण इस बात की भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त करके दंड दे। इस अवसर पर उन पूर्व के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होगा, जिन्होंने दूर दूर देशों से श्रीमती और इस शुभ समारंभ के लिए बधाई दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल के अभिप्राय और पास के राजाओं के साथ उसके मित्र भाव का स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हूँ कि श्रीमती की हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुत खान किलात और उन राजदूतों
को, जो इस अवसर पर श्रीमती के स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि होकर दूर दूर से अंग्रेजी राज में आए हैं, और अपने प्रतिष्ठित पाहुने पर श्रीयुत गवर्नर जनरल गोवा और बाहरी कौंसलों का स्वागत करूं। हे हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों को यह कृपापूर्वक संदेश जो श्रीमती महारानी और आप लोगों की राज राजेश्वरी ने आप लोगों को अपने राजश्री और राज राजेश्वरी नाम से राजेश्वरी नाम से भेजा है, सुनता हूँ। जो वाक्य श्रीमती के यहाँ से आज सवेरे तार के द्वारा मेरे पास पहुँचे हैं, ये है हम विक्टोरिया, ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी, हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी, अपने वायसराय के द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और प्रजा को जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं, अपना राजसी और राज राजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं और इस भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज्य की प्रजा की ओर रखते हैं। हमको यह देखकर जी से प्रसन्नता हुई कि हमारे प्यारे पुत्र का इन लोगों ने कैसा आदर सत्कार किया और अपने कुल तथा सिंहासन की ओर उनकी राजभक्ति और स्नेह के इस प्रमाण से हमारे जी पर बहुत असर हुआ। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर का यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा तथा सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज्य में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है। हमारे राज का अभिप्राय सदा यही है कि उनके सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्यों की गुणग्राहकता करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की रक्षा करे। इस एड्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि की। देखिए, परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि पत्र खत्म होने के बाद राज की महारानी और हिंदुस्तान का राजेश्वरी रक्षा करने के बाद इस एड्रेस के समाप्त होने पर नेशनल एंथम का बाजा बजा, उसके बाद 3 बार हुर्रे शब्द का अभिवंदन किया गया। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्रे शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपने जी का उमंग प्रकट किया। महाराज सेंधिया निजाम की ओर से सालार जंग राजपुताना के महाराजों को की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भोपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी। अब ये भी पूछा जा सकता है किस राजाओं ने किन किन लोगों को बधाई दी। तो महाराज सोंदिया ने निजाम की ओर से सालार जंग राजपुताना के महाराजों की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भोपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय ने आज्ञा की कि दरबार हो चुका और अपनी 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे को रवाना हुए। दोस्तों, हमारा यह निबंध यहाँ समाप्त होता है। हम मिलते हैं अपने अगले निबंध के साथ। आप कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बच्चे यूजीसी नेट हिंदी जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़रूर वो शेयर करें ताकि वह भी यह निबंध पढ़ सकें, क्योंकि आजकल जैसा भी पता है आपको, आजकल टेक्स्ट मिलना, ख़रीदना लोगों के बस इतना नहीं खरीद पाते हैं लोग। अगर आपको यह ऑडियो बुक मिलती है तो आप इसे सुने और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर जो आपको लगे वह नोट करें और इसे आगे फॉरवर्ड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।